आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम करना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज ही हम आपको बताएंगे कैसे आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है, ये तरीका जो है अगर आप सीख लिए तो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम का अधिकतर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने में सुविधा होगा। हम स्टूडेंट को देखते यही है कि वो स्टेप्स फॉलो नहीं करके डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करता है, जो कि गलत अप्रोच है। शुरुआत में कम से कम सीखने के वक्त जब आप एक बार पूरी तरह से सीख लो आयनिक इक्विलिब्रियम तो आप अप्रोच ले सकते हो डायरेक्ट, लेकिन शुरुआत में आपको जो अप्रोच लेना चाहिए वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सिंपल प्रॉब्लम है तो स्टेप ले लेते हैं, डायरेक्ट सही आंसर ले आते हैं, लेकिन जैसे ही हम ट्विस्ट करेंगे क्वेश्चन को आप फंस जाओगे अगर आपको अप्रोच नहीं पता आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो एक्चुअल में आज हम लोग आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ही पढ़ाएंगे, कैसे आप आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, तभी आप आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को आसान बना पाओगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मेथड टू सॉल्व आयनिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इस स्टेप को जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अभी से लेकर के हम अंतिम तक फॉलो करेंगे। अभी से लेकर के हम लोग लास्ट तक फॉलो करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम के हर प्रॉब्लम में ये स्टेप फॉलो होगा। और सबसे बड़ा ट्रबल ये है कि अधिकतर लोग इस स्टेप को नहीं जानते हैं और इन्हें जानने के बावजूद फॉलो नहीं करते हैं। पहली बात तो जानते ही नहीं है कि स्टेप भी होता है, इस तरह से फॉलो करना है, इस तरह से प्रोसीड करना है आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए, तीन मेजर स्टेप होता है, तीन स्टेप होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर आर 3 स्टेप्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तीन स्टेप है आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। बारी बारी से हम तीनों स्टेप को आपको बताते हैं, समझाते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1। सबसे पहला स्टेप है कि आपको सॉल्यूशन में कौन कौन सा मेजर स्पेसिस प्रेजेंट है इसके बारे में डिटरमाइन करना होगा। सॉल्यूशन में जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड किए हो उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर डिसाइड करके, नेचर जान करके कि स्ट्रांग है कि वीक है कि मॉडरेट है, आपको ये पता करना होगा कि सॉल्यूशन में मेजर स्पेसिस क्या क्या है। तो पहला काम यही है, राइट द मेजर स्पेसिस। राइट द मेजर स्पेसिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। Write the major spaces present in the solution by knowing the nature of electrolyte added. By knowing the nature of electrolyte added. जो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसके नेचर को जान करके आपको क्या करना है, मेजर स्पेसिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन को जानना होगा। पहला काम आपका यही है। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल में कुछ समझाते हैं, आपको HCl दिया गया वाटर में, HCl अगर वाटर में डाला गया तो मेजर स्पेसिस आपका होगा इस केस में, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मेजर स्पेसिस होगा आपका H+ एक्वस, Cl- एक्वस और वाटर। वाटर तो एक्सेस में रहेगा ही और HCl पूरा का पूरा ब्रेक कर जाएगा बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम आपको दिया कि HCl इन वाटर, तो HCl इन वाटर, HCl एक वीक एसिड है, तो इसमें अगर आप मेजर स्पेसिस लिखना चाहोगे तो इसमें मेजर स्पेसिस आपका होगा HCl एक्वस और वाटर लिक्विड। वाटर जो होगा यहां पर होगा। तो पॉइंट ये है कि यहां पर मेजर स्पेसिस होगा आपका
एक वीक एसिड HCl लिखा और वाटर लिक्विड होगा। तो इसी तरह से आपको जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो पता करना होगा। हमने HCl ऐड किया तो हमको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमने पूरा डिसोसिएट कर दिया, उसको पूरा आयोनाइज्ड फॉर्म में लिखा। हमने HCl ऐड किया तो HCl एक वीक एसिड होता है, ये पता करना होगा आपको, जानना होगा आपको, और आप आसानी से मेजर स्पेसिस लिख लोगे। सवाल है कैसे जानोगे? तो जानने के लिए आपको K इक्विलिब्रियम का डेटा देगा। अगर K इक्विलिब्रियम का डेटा K वैल्यू इसका 10⁻² से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, और अगर K वैल्यू 10⁻² से कम है तो वीक है। कभी कभी आपको K वैल्यू नहीं देता है, तो K वैल्यू नहीं देता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं देता है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डेफिनेटली उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, तभी आप सवाल को प्रोसीड कर पाओगे, बना पाओगे। तो एक अनुमान के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको नहीं दिया जाए K वैल्यू, Kb वैल्यू, तब आप सोच सकते हो कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हो सकता है कभी कभी इनडायरेक्टली दे, और इनडायरेक्टली देने का मतलब है कि आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं ले लोगे। अगर K डेटा नहीं दिया हुआ है, Kb डेटा नहीं दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन फिलहाल हम आपको इतना ही बताएंगे कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को याद कर लो। बहुत लिमिटेड नंबर है जो हमने फर्स्ट क्लास ऑफ आईडी क्लियर में भी पढ़ाया, एज वेल एज इसके पहले हम लोग एसिड बेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यही होता है, राइट द मेजर स्पेसिस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय नोइंग द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। अब दूसरा स्टेप की बात करते हैं हम लोग, स्टेप 2। जब आप बहुत सारा स्पेसिस को सॉल्यूशन में लिखोगे तो सभी स्पेसिस का एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। सारा स्पेसिस जो है रिएक्शन कर रहा होगा सॉल्यूशन में, तो कुछ रिएक्शन को आप डोमिनेंट मानोगे, कुछ रिएक्शन को आप कंसीडर करोगे, और कुछ रिएक्शन को आप कंसीडर नहीं करोगे। कब कंसीडर करोगे, कब नहीं कंसीडर करोगे, देखिए हम आपको बताते हैं क्या तरीका है। दूसरा स्टेप होता है, राइट ऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, राइट ऑल इक्विलिब्रियम रिएक्शन happening in solution and decide the dominant equilibrium present in solution। सॉल्यूशन में कौन इक्विलिब्रियम डोमिनेंट है ये आपको डिसाइड करना होगा। डोमिनेंट का मतलब है कि कौन ज्यादा हो रहा है। मान लो 4 रिएक्शन हो रहा है, एक बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू 3 अदर्स, तो जो बहुत ज्यादा हो रहा है उसी को आप लोग कहोगे डोमिनेंट इक्विलिब्रियम। अब डोमिनेंट इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा? तो डोमिनेंट इक्विलिब्रियम, कोई इक्विलिब्रियम को तभी कहा जाता है जब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एटलीस्ट 10⁴ टाइम ज्यादा हो। जब 10⁴ टाइम ज्यादा होगा एक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, तब उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जिसका 10⁴ टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा 10⁴ या उससे ज्यादा है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसी को हम लोग डोमिनेंट इक्विलिब्रियम कहेंगे। अब देखिए ये जो टर्म हम बोल रहे हैं 10⁴, ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि एग्जैक्ट 10⁴ ही होना चाहिए। कहीं कहीं आप 10⁻³ भी देखोगे लिखा हुआ। तो इक्विलिब्रियम में इतना अप्रोक्सीमेशन रहता है कि भाई डोमिनेंट का मतलब है कि 10⁻³ टाइम ज्यादा होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहीं कहीं आप देखोगे 10⁻⁴ टाइम ज्यादा होगा। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग मेंशन किया हुआ है। तो एक रेंज देखते हैं, 10 गुना कम 10 गुना ज्यादा लिखा रह सकता है कहीं कहीं। ठीक है, तो एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डोमिनेंट इक्विलिब्रियम। एन इक्विलिब्रियम 1 is called dominant equilibrium with respect to other equilibrium, with respect to other equilibrium 2 if k equilibrium जो 1 का है वो कम से कम 10⁴ टाइम हो k equilibrium 2 का। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 का
के इक्विलिब्रियम 2 से लगभग 10⁴ टाइम हो, तब आप कहोगे कि आपका जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम है वो डोमिनेंट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फर्स्ट इक्विलिब्रियम जो है डोमिनेंट, इन इक्विलिब्रियम 1 इज कॉल्ड डोमिनेंट इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू अदर इक्विलिब्रियम। मान लिया 2 से हम कहेंगे उसको डोमिनेंट इक्विलिब्रियम अगर उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4 टाइम ज्यादा हो। ठीक है, अब तीसरा स्टेप होता है, स्टेप 3 होता है कि जो डोमिनेंट इक्विलिब्रियम आप डिसाइड कर लिए हो उसके साथ आपको इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम फॉर डोमिनेंट इक्विलिब्रियम। Solve equilibrium problem for dominant equilibrium with appropriate approximation. Appropriate approximation, उचित approximation करते हुए आपको क्या करना होगा, जो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम है डोमिनेंट इक्विलिब्रियम का सॉल्व करना होगा। ठीक है, आप जानते हो कि फॉलो 5% रूल, 5% रूल, 5% रूल आपको फॉलो करना होगा फॉर अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन के लिए आप पहले ही बता दिया गया ये चीज कि 5% रूल होना चाहिए, 5% रूल को आपको फॉलो करना होगा। मतलब साफ ये है कि परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन जो होना चाहिए लेस देन 5% होगा, तभी आप कहते हो कि वैलिड अप्रोक्सीमेशन है। अगर 5% से ज्यादा है या बराबर भी होगा तो वैलिड कहोगे। 5% से अगर ज्यादा है अप्रोक्सीमेशन तब आप कहोगे कि आपका अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यही 3 स्टेप है, 3 स्टेप है जिसको कि हम लोग इक्विलिब्रियम के हर प्रॉब्लम में इस स्टेप को फॉलो करेंगे। हालांकि डाउन द लाइन जब हम लोग सीख लेंगे तो हो सकता है हम ना करें, लेकिन सीख लेने के बाद ऐसा नहीं कि शुरुआत में हम फॉलो ना करेंगे। और आपको भी हम एकदम स्ट्रिक्टली ये बात बताएंगे कि आप इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा ही। जहां भी आप बिना स्टेप फॉलो किए बनाओगे आपको दिक्कत महसूस होगा। हाँ, एक बार जब आप पूरा फुल प्रैक्टिस कर लो, आपको इक्विलिब्रियम तरीके से आ गया हो, आपको लग रहा हो, कॉन्फिडेंस आपको गेन हो गया हो, तब आप अप्रोच में कुछ जो है शॉर्ट कट ले सकते हो, आप कुछ चीजों को छोड़ सकते हो, आप मेंटली कर सकते हो उसको कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो रहा है इसलिए हम ऐसे ले रहे हैं। लेकिन शुरुआत में आपको सब कुछ लिख करके आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अब अप्रोच करना शुरू करेंगे, प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे इन तीनों स्टेप को फॉलो करते हुए। अब देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली बात तो यह है, इन आयनिक इक्विलिब्रियम we have to study about following solution। इन सभी सॉल्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जैसे एसिड सॉल्यूशन, दूसरा है बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस को हम लोग साथ साथ स्टडी करेंगे बिकॉज दोनों में प्रॉब्लम बनाने का अप्रोच बिल्कुल सेम होगा। तो हम एसिड को करते जाएंगे, बेस को भी साथ साथ समझाते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, तीसरा होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, चौथा होता है बफर सॉल्यूशन। इन सभी इक्विलिब्रियम को पढ़ने के बाद हम लोग एक अलग टर्म टाइट्रेशन एंड पीएच कर्व पढ़ेंगे। इसी में आपको इंडिकेटर वगैरह का जानकारी दिया जाएगा, एंड पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में जानकारी दिया जाएगा डिटेल। उसके बाद होता है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, हम लोग उसके बाद सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। और सातवां और लास्ट पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है कॉम्प्लेक्स आयन इक्विलिब्रियम। तो ये 7 पॉइंट हम लोग को आयन इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ना है। इन 7 पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इन आयन इक्विलिब्रियम। तो गौर कीजिएगा कि जो स्टेप है वो 3 ही स्टेप है, 3 स्टेप भी आपको फॉलो करना है। मेजर स्पेसिस लिखिए इलेक्ट्रोलाइट का नेचर देख करके,
सारा इक्विलिब्रियम लिख करके डोमिनेंट इक्विलिब्रियम डिसाइड कीजिए कि कौन सा डोमिनेंट इक्विलिब्रियम है, एंड देन आफ्टर जो डोमिनेंट इक्विलिब्रियम है उसके साथ आप इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, जैसा कि आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके में। बिल्कुल वही अप्रोच है, ठीक है। तो हम लोग अब बारी बारी से सबको पढ़ने जा रहे हैं, एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन। हम एसिड और बेस को साथ साथ कर रहे हैं बिकॉज दोनों को प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा। आप देखोगे कि बहुत कम डिफरेंस है, साथ साथ हो जाएगा। आप एसिड पढ़ लिए तो बेस अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस को क्लासिफाई कर लेते हैं टू सॉल्व आयनिक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। एसिड और बेस को हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मोनो बेसिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस, और यहां पर हम लिख ले रहे हैं पॉलीबेसिक एसिड और पॉलीएसिडिक बेस। मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस का मतलब समझते होंगे, एक H प्लस एक OH माइनस देने वाला, वो जो है एक से ज्यादा H प्लस एक से ज्यादा OH माइनस देने वाला। अब हम मोनो एसिडिक को हम क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है। पहला डिवाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा डिवाइड करेंगे वीक एसिड्स और वीक बेस, ठीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड या वीक बेस, और एक लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे मिक्सचर ऑफ एसिड्स का और मिक्सचर ऑफ बेस का, मिक्सचर ऑफ बेस का करेंगे। मिक्सचर ऑफ बेस को हम लोग फिर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे फर्दर, ठीक है। पहला हम लोग लिखेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। हम मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स लें या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस लें। उसके बाद मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस एंड वीक बेस, और लास्ट क्लासिफिकेशन जो हम लोग लेंगे वो लेंगे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, या इसी को हम लोग कहेंगे मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स या मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह का क्लासिफिकेशन है एसिड और बेस का। हम इन सारे पार्ट को बारी बारी से स्टडी करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना पोर्शन है। हम लोग सबसे पहला पोर्शन इसको मानेंगे, सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, दूसरा इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन थर्ड वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, फोर्थ वन इसको सॉल्व करेंगे, फिफ्थ वन इसको सॉल्व करेंगे, एंड देन सिक्स्थ वन इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 पार्ट में हम लोग एसिड और बेस के इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे, और ये सबसे बड़ा पोर्शन भी है इक्विलिब्रियम का, जो सबसे आपको बड़ा लगेगा। बड़ा है, कठिन नहीं है, सबसे आसान पोर्शन भी है लेकिन बड़ा पोर्शन है, और इसी से आप समझोगे कि कैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। क्योंकि ये पहला पोर्शन है आयनिक इक्विलिब्रियम का, इसलिए स्टूडेंट को हो सकता है डिफिकल्ट लगे, क्योंकि पहली बार आप इस तरह का प्रॉब्लम कर रहे होंगे, इसलिए हो सकता है डिफिकल्ट लगे, लेकिन ये आसान पोर्शन है, ठीक है। ये आसान पोर्शन है आयनिक इक्विलिब्रियम का,
और इसको हम लोग बस थोड़ा लंबा है, देख सकते हो आप कि 6 पार्ट में हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो हम लोग बारी बारी से सभी पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विलिब्रियम। कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के इक्विलिब्रियम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ेंगे बारी बारी से। आप देख सकते हो नंबरिंग कर दिया हमने, हम इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन या पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का ही करेंगे। हम पूरे एसिड बेस में आपको बता रहे हैं, सब हम लोग एसिड का सॉल्व करेंगे और सिमिलरली बेस का भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एसिड अब आपको, अगर आप एसिड को सॉल्व कर लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को कर लिए, स्ट्रॉन्ग बेस आप देखते ही बता सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो हम लोग एसिड से शुरुआत करते हैं। और देखिए इसको समझने के लिए कैसे इसमें अप्रोच करना है, हम लोग 3 प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में 3 कंडीशन हो सकता है, उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस में भी 3 कंडीशन हो सकता है। हम तीनों कंडीशन को बारी बारी से प्रॉब्लम के रूप में बनाते हैं और जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कैसे, किस कंडीशन में किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देयर आर 3 केसेस पॉसिबल, देयर आर 3 केसेस पॉसिबल इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशंस। जो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड है उसी तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस करेंगे, जो हम लोग अभी नहीं बता रहे, लास्ट में हम लोग कर लेंगे साथ साथ। पहला हम केस लेते हैं क्या कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 m HCl solution at 25 degrees Celsius. Calculate the pH of 0.1 m HCl solution at 25 degrees Celsius. दूसरा क्या होगा, कैलकुलेट द pH of 1.0 × 10⁻10 m HCl solution at 25 degrees Celsius. और तीसरा क्या होगा, कैलकुलेट द pH of 3.0 × 10⁻7 m HCl solution at 25 degrees Celsius. ये 3 सवाल हमने आपको दिया है और इन तीनों सवाल से सारा पॉसिबल केस जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का वो डील हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से अब करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं इन तीनों केसेस को। हम लोग सबसे पहले पहला पार्ट से शुरू करेंगे। पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेजर स्पेसिस क्या क्या है। मेजर स्पेसिस आपके पास होगा, चूंकि स्ट्रॉन्ग है, हेडिंग ही स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, जिसका मतलब स्ट्रॉन्ग ही होगा। H+, Cl- और वाटर, दीज आर द मेजर स्पेसिस। 2 पार्ट में कर रहे हैं ताकि बन जाए, जगह हमारे पास कम है। तो आपके पास ये 3 स्पेसिस है। अगर आप पहला में बात करोगे तो इसका कंसंट्रेशन होगा 0.1 m, इसका भी कंसंट्रेशन होगा 0.1 m और वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेस होगा। वाटर तो सॉल्वेंट ही है, तो वाटर एक्सेस में होगा। अब आपको दूसरा काम होता है इक्विलिब्रियम लिखना। देखिए आपको हमने एसिड बेस में कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट बढ़ाया था, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एसिड बेस हम लोग फिनिश कर लेंगे, सॉल्ट शुरू करेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन का प्रॉब्लम शुरू करना। उसके पहले हम आपको कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन हमने इसके पहले भी बताया हुआ है जब हम लोग एसिड बेस सॉल्ट पढ़े थे। तो Cl- जो है HCl का कंजुगेट बेस है। अब HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग है तभी तो हमने पूरा ब्रेक किया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है,
इसका मतलब Cl माइनस एक बहुत वीक बेस होगा। कंजुगेट एसिड का, कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ उसके एसिड से या बेस से इनवर्सली रिलेटेड होता है। अगर एसिड स्ट्रांग है, HCl स्ट्रांग है, तो उसका कंजुगेट बेस Cl माइनस क्या होगा? वीक होगा। तो Cl माइनस बहुत वीक होगा, ठीक है। मतलब इसका कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इसका कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। Cl माइनस कुछ नहीं कर सकता है, Cl माइनस बेस की तरह बिहेव बिल्कुल नहीं कर पाएगा, बिकॉज HCl का वो कंजुगेट बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो उसको H प्लस HCl टूट रहा है H प्लस Cl माइनस में पूरा पूरा, इसका मतलब Cl माइनस कोई कैपेसिटी नहीं होगा H प्लस से कंबाइन करने का। तो अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें तो आपके पास मात्र एक ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन है कि H2O टूट रहा है H प्लस और OH माइनस में, और आपके पास कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इसके अलावा। गौर कीजिएगा, जब आपके पास कोई अदर इक्विलिब्रियम है ही नहीं, तब आप डोमिनेंट इक्विलिब्रियम क्या करोगे? इसी को मान लो। जब आपके पास मोर देन वन इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो, तब आपको डिसाइड करना होता है कि कौन डोमिनेंट है और कौन डोमिनेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मात्र एक ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो, तब आपको डोमिनेंट डिसाइड करने का जरूरत नहीं है, सिंपली वही इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा जिसको कि हमको प्रोसीड करना है। अब देखिए, इनिशियल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये एक्सेस में है, H प्लस 0.1 m है और ये 0 है। फाइनल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो मान लो X टूटा 0.1 प्लस X और X बना, तो आपके पास जो Kw का एक्सप्रेशन होता है वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस। अब अगर हम Kw का वैल्यू लिखें 1.0 10 पावर माइनस 14 विल बी इक्वल टू 0.1 प्लस X इंटू X। 0.1 प्लस X, X प्लस का वैल्यू है 0.1 प्लस X और OH माइनस का वैल्यू X। हम क्या करते हैं, 0.1 प्लस X को लगभग मान लेते हैं, कितना लगभग मान लेते हैं 0.1, हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो 1.0 10 पावर माइनस 14 विल बी इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू X। तो X का वैल्यू आएगा 1.0 10 पावर माइनस 13। 0.1 को आप इधर लाओ, 10 पावर माइनस 13 होगा। अब आप परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन चेक कर लोगे, ऑब्वियसली ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होगा। जो आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि अगर आप 0.10 पावर माइनस 13 रखते हो डिवाइड बाई 0.1 इंटू 100, तो आपके पास आएगा 10 टू द पावर माइनस 10%, जो बहुत कम है, 5% से मतलब वैलिड अप्रोक्सीमेशन है, मतलब आपका वैलिड अप्रोक्सीमेशन है। इसका मतलब जो आपका H प्लस कंसंट्रेशन होगा, जिसको आपने 0.1 प्लस X लिखा है, वो लगभग 0.1 होगा। जो आपका H प्लस कंसंट्रेशन है लगभग 0.1 होगा। और जब 0.1 है H प्लस कंसंट्रेशन, तो आप pH आसानी से निकाल सकते हो कि pH ऑफ सॉल्यूशन यहां पर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो pH इस केस में क्या आ गया? 1 आ गया। तो पहला केस में pH आपका 1 आया, ठीक है। फर्स्ट केस में आपका pH 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड केस को करते हैं, ठीक है। हम लोग अब सेकेंड केस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो हमारा सेकेंड इक्विलिब्रियम है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम इसी में चेंज करते हैं सेकेंड केस में और आपको बताते हैं कैसे आपको अप्रोच करना है, सही है गलत। देखिए, आपका जो सेकेंड सॉल्यूशन है उसमें आप देख सकते हो कि 10 पावर माइनस 10 m है, 10 टू द पावर माइनस 10 m है। तो बाकी चीजें तो यही है, H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 10 m हो गया है। अगर आप मान लो कि 10 पावर माइनस 10 प्लस X टूटा है यहां पे, तो आपके पास हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 प्लस X। अब आप क्या करते हो, अप्रोक्सीमेशन करते हैं। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे 10 टू द पावर माइनस 10 प्लस X को आप क्या कर दो, 10 टू द पावर माइनस 10 ले लेते हो, तो आपको आ जाएगा 10 पावर माइनस 10 और ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 4। तो अगर आप परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन चेक करोगे तो आपने x को अप्रोक्सीमेट किया 10 पावर माइनस 10 के रेस्पेक्ट में, ये आ रहा है आपका 10 पावर माइनस 4, ये आपका 10 पावर माइनस 10 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 पावर प्लस 8%, जो बहुत ज्यादा है 5% से, मतलब वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं है, वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं है।
अब देखिए जब वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं है तो आपको लगेगा आप क्या करें। तो देखिए हम आगे आपको अप्रोच बताते हैं इधर। अब हम क्या करते हैं इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं अलग तरीके से अप्रोक्सीमेशन करते हैं। हमने क्या किया था अभी x को नेग्लेक्ट किया था 10⁻10 के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम क्या करते हैं 10⁻10 को ही नेग्लेक्ट कर दें x के रेस्पेक्ट में तो अब देखोगे कि इसको हम लिख सकते हैं x, और इसलिए 1 इंप्लाइज दैट आप देखोगे आ जाएगा 1 × 10⁻14। इसके जगह पे आप 10⁻10 प्लस x की जगह आप x लिख सकते हो x², x विल बी इक्वल टू 10⁻7m। अगर आप परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन चेक करोगे, ठीक है, तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन आपको आएगा यहां पर x को आपने लिख किया 10⁻10 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, सॉरी आपने 10⁻10 को नेग्लेक्ट किया है, यहां पर आपने 10⁻10 को नेग्लेक्ट किया x के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो आप देखोगे 10⁻10 डिवाइड बाय 10⁻7 इंटू 100 एट दैट विल इक्वल 0.1%, जो कि 5% से क्या है कम है, मतलब वैलिड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो आप गौर करोगे परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन लिखने के लिए हम लोग यही कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन हो जाता है बहुत स्टूडेंट को, यहाँ x बटा 10⁻10 इंटू 100 कैसे लिखे, यहां पे 10⁻10 बाय x इंटू 100 कैसे लिखे, उल्टा क्यों हो गया। तो देखिए परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है अमाउंट अप्रोक्सीमेटेड, किसको आप अप्रोक्सीमेट किए हो, डिवाइडेड बाय अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू विच अप्रोक्सीमेशन इज मेड। तो यहां पे जब 10⁻10 प्लस x को हम 10/10 लिखा -10 लिखा तो x को नेग्लेक्ट किया 10⁻10 के रिस्पेक्ट में, तो x बटा 10⁻10 इंटू 100 हो गया। यहां पर जब हमने 10⁻10 को नेग्लेक्ट किया x के रिस्पेक्ट में तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, नेग्लेक्ट किया 10⁻10 को इसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आपको परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन वैलिड हो गया, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन आप सिंपली 10⁻10 प्लस x को लगभग x ले सकते हो, मतलब 10⁻7m, मतलब pH आपका आ गया 7, मतलब सेकेंड केस में आपका pH क्या हो गया 7 आया। यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि पहला केस में pH तो 1 आया, जो आप समझ रहे होगे कि 0.1m HCl के लिए 1 आ रहा है। दूसरा केस में जब आपने 10⁻10m लिया है तो pH 7 आ रहा है। pH 7 का मतलब है कि प्योर वाटर की तरह बिहेव कर रहा है सॉल्यूशन, और ये समझना भी आसान है। क्यों आसान है, देखिए आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है HCl, लेकिन उसका कंसंट्रेशन इतना कम लिया था 10⁻10m लिया था, इतना कम लिया था कि उससे pH ऑफ सॉल्यूशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो वाटर की तरह ही होगा। ये उसी तरह से जैसे कि आप क्या करते हो कि नदी है, रिवर, उसमें पानी है, उसमें अगर हम एसिड डाल दें, कुछ एक बोतल या नींबू हम उसमें डाल दें, नींबू हम ये कर दें, तो क्या pH चेंज कर जाएगा नदी का? नहीं करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो आपने ऐड किया है एसिड नदी में वो बहुत कम ऐड किया है। पॉइंट ये कि जो आपने ऐड किया है 10⁻−10m, इतना कम ऐड किया है कि pH पे अंतर नहीं पड़ रहा है। तो दो केस हमने पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा केस हम लोग पढ़ते हैं और उसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे। इतना बड़ा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर इन सभी केसेस में बता सकते हो। जो हम आपको जब कंक्लूजन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस तरह से हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। थर्ड केस हम लोग कर रहे हैं, थर्ड का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेजर स्पेसिस आपका है, मेजर स्पेसिस आपका होगा H प्लस Cl- और वाटर। कंसंट्रेशन जैसा कि आप देख रहे होगे 3 × 10⁻7, 3 × 10⁻7 और ये एक्सेस है। अगर हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन की बात करें तो आपके पास एक ही इक्विलिब्रियम रिएक्शन ही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से H2O को तोड़ सकते हो H प्लस और OH- में। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आप लिस्ट करोगे तो आपके पास है वाटर एक्सेस में, ये है 3 × 10⁻7m और ये है 0। फाइनल अगर आप x ब्रेक करते हो इसमें 3 × 10⁻7m प्लस x और x,
जैसा कि आप जान रहे हो KW विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और KW का वैल्यू है 10 पावर माइनस 14, 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस x इंटू x। ठीक है, अब हम यहां भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं दो तरीके से, जैसा कि पिछले केस में किए। या तो हम x को निगलेक्ट कर दें इसके रिस्पेक्ट में, या हम इसको निगलेक्ट कर दें इसके रिस्पेक्ट में। दोनों को बारी बारी से अगर आप निगलेक्ट करोगे तो देखोगे कि आपको अप्रोक्सीमेशन यहां पर वैलिड नहीं होगा, यहां पर अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं होगा। आप देख सकते हो, हम करते हैं इसको, हम अप्रोक्सीमेशन करके दिखाते हैं, और नहीं वैलिड होगा तो फिर यही सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, इफ 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस एक्स को हम मान लेते हैं 3 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो 1 implies that 10 power minus 14 will be equal to 3 into 10 power minus 7x, तो x will be equal to हो जाएगा 1 by 3 10 power minus 7। तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन अगर आप यहां पे करोगे तो आपने अप्रोक्सीमेशन किसको किया है, आपने अप्रोक्सीमेशन किया है x को किसके रिस्पेक्ट में, 3 into 10 power minus 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। x आपका है 1 by 3 10 to the power minus 7, 3 into 10 power minus 7 into 100, मतलब 100 by 9, जो 5% से ज्यादा है मतलब नॉट वैलिड होगा, तो ये वैलिड अप्रोक्सीमेशन नहीं है। इफ हम 3 into 10 power minus 7 प्लस x को क्या करते हैं, x के बराबर ले लेते हैं, इसी को नेगलेक्ट कर दिया, तो 10 power minus 14, 1 implies that 10 power minus 14 will be equal to x square, मतलब x will be equal to 10 power minus 7। परसेंटेज अप्रोक्सीमेशन अगर चेक करेंगे तो आप देखोगे किसको अप्रोक्सीमेट किया हमने, 3 10 पावर माइनस 7 को किया है, किसके रेस्पेक्ट में किया है, 10 पावर माइनस 7 के रेस्पेक्ट में किया है इंटू 100। तो आप देखोगे कि 300% आ गया, जो कि क्या है 5% से ज्यादा है, तो नॉट वैलिड। तो आपको दिख रहा होगा कि आप जैसे भी करो, आपके पास दो तरीका था अप्रोक्सीमेट करने का, या तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो या तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दो। हम दोनों अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे, दोनों में अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं आ रहा था, तब हम लोग को क्या करना होगा, सो वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 1 है उसको हम लोग को सॉल्व करना होगा। हम लोग अप्रोक्सीमेशन से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हम अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट हटाते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करना, आपको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं कितना आएगा आपको। अब देखिए, तो हम लोग को इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। देखिएगा आप कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 एक्स और माइनस 10 पावर माइनस 14 बराबर 0। अब अगर आप एक्स का वैल्यू लिखिएगा तो माइनस बी प्लस माइनस, तो आप जानते हो कि प्लस में लेना होगा क्योंकि माइनस को लेना नहीं, एक्स आपको पॉजिटिव है, एक्स आपका पॉजिटिव, आप जानते हो एक्स इधर मूव करेगा बिकॉज OH माइनस शुरू में 0 है, तो जिधर 0 कंसंट्रेशन होता है रिएक्शन उसी तरह मूव करेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मतलब है 9 10 पावर माइनस 14 और प्लस माइनस 4ac, तो माइनस और यहां पर देखोगे माइनस 4ac तो हो जाएगा प्लस 4 10 पावर माइनस 14 और डिवाइड बाई 2, तो आप देखोगे आ जाएगा माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है। ठीक है, यही आपका x का वैल्यू है। ठीक है, यही आपका x है। जब आपने x कैलकुलेट कर लिया तो आपका H प्लस कंसंट्रेशन जो होगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 प्लस x, तो आप रखोगे तो होगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 7 और प्लस रूट 13 माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आएगा रूट 13 और प्लस 3 डिवाइड बाई 2 10 टू द पावर माइनस 7। आपको साफ दिख रहा होगा माइनस 3 बाई 2 और प्लस 3, माइनस 3 बाई 2 और प्लस 3 बाई 2 हो जाएगा। तो H प्लस कंसंट्रेशन इतना आया, मतलब pH विल बी इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस, अगर आप माइनस लॉग H प्लस करते हो ना, माइनस लॉग H प्लस करते हो तो आपको दिख सकता है कि 7 माइनस लॉग अंडर रूट 13 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको दिखा कि H प्लस कंसंट्रेशन हमको HCl से भी आया, हमको HCl से भी आया और वाटर से भी आया, हम दोनों को सिग्निफिकेंट माना। इससे भी जो आया उसको भी कंसीडर किया और वाटर से आया उसको भी कंसीडर किया।
ठीक है, तो यही तीन पॉसिबिलिटी है। तीन पॉसिबिलिटी आप समझ रहे होगे। तीन पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो है कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से बहुत ज्यादा, दूसरा है कि 10⁻⁷ से कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत कम, और तीसरा होगा कि 10⁻⁷ के कंपेरेबल। तो यही तीन केसेस संभव है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, जिससे कि डायरेक्टली हम लोग कंक्लूजन निकाल करके सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। केस 1, इफ एसिड या बेस का कंसंट्रेशन, एसिड और बेस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से बहुत ज्यादा। 10⁻⁷ हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज वाटर से जो डिसोसिएट होकर के H+ या OH- आता है वो 10⁻⁷ आता है। हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं। अगर मान लो कहीं ऐसे बात किया जाए जहां पे वाटर से H+ OH 10⁻⁶ से आए, उसी से कंपेयर करेंगे। अगर बहुत ज्यादा है 10⁻⁷ से, देन pH will be determined from concentration of acid or base only। सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस से पता चलेगा, सिर्फ उसी से डिटरमाइन हो जाएगा पीएच कितना होगा। आपको जो वाटर का डिसोसिएशन है उसको सोचने का जरूरत नहीं है। केस 2 की बात करते हैं। इफ एसिड और बेस, सारा हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, का कंसंट्रेशन बहुत कम हो 10⁻⁷ से, देन pH will be determined from dissociation of water, डिसोसिएशन ऑफ वाटर से डिटरमाइन होगा। इसका मतलब है कि यहां पर pH कितना होगा, सिंपली 7 होगा। यहां पर pH क्या होगा आपका, 7 हो जाएगा। और केस 3 है कि अगर आपका एसिड और बेस का कंसंट्रेशन इज कंपेरेबल विथ 10⁻⁷ है, मतलब इसके करीब में हो, देन pH will be determined by dissociation of both acid और base and वाटर का डिसोसिएशन से और एसिड बेस के डिसोसिएशन से, दोनों से जो होगा उससे आपको निकालना पड़ेगा पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में, जिसमें कि बेस हम लोग सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं। जो हमने अभी आपको बताया उसी को कंक्लूजन में हमने लिख दिया। अब देखिए आपको हम सवाल ऑब्जेक्टिव कैसे करोगे, कैसे आप तुरंत सवाल का आंसर बता सकते हो इस समय। देखिए मान लिया आपको एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.1 m KOH सॉल्यूशन। 25 डिग्री सेल्सियस पे ही है। ए ऑप्शन है 1 m, बी ऑप्शन है 14 m, एम हटा देते हैं, सी है 13, डी है 7 एट 25। क्या होगा, देखिए KOH का कंसंट्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या स्टेप होगा, स्ट्रॉन्ग बेस पहचान लिया, और KOH का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है 10⁻⁷ से, तो सीधा सीधी जो OH माइनस आएगा वो किसके बराबर होगा, KOH से आएगा, जो कि 0.1 m है। इसका मतलब pH जो होगा वो क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ 0.1 मतलब 1, मतलब pH कितना होगा 14 माइनस POH, दैट विल इक्वल टू 14 माइनस 1 मतलब 13। तो सिंपली आप देख सकते हो पहला केस, केस 1, इससे आप देख सकते हो केस 1
जब एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से बहुत ज्यादा हो तो सिंपली पीएच डिटरमाइंड होता है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻11 mNaOH solution at 25 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 14। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि KOH NaOH का कंसंट्रेशन बहुत कम है 10⁻7 m से, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और बहुत कम है कंसंट्रेशन। इसका मतलब पीएच जो होगा मेनली वाटर से आएगा और पीएच क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आंसर विल बी pH इक्वल टू 7। केस 2 हुआ जब आपका कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बहुत कम हो कंपेयर टू 10⁻7 m से। और तीसरा केस हम करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की तरीके से जो सवाल बनता है, और ऑब्जेक्टिव ही है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता है ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 3 अगर पूछते हैं आपसे, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 5 × 10⁻7 m NaOH solution at 25 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 - log 5, सी ऑप्शन है 7 + log 5, और डी ऑप्शन है नल। मान लीजिए दिया गया है। इस केस को देखिए, अब देखिएगा NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो तो हमने लिखा है अभी, का जो कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻7 m, जो कि दिख रहा होगा कंपेरेबल है विथ 10⁻7 m से। मतलब ये केस 3 हुआ। और केस 3 में जो होगा पीएच डिटरमाइंड होगा इससे भी और वाटर से भी। तो पीएच विल बी डिटरमाइंड बाय बोथ वाटर एंड NaOH। तो ये ऑप्शन नहीं होना है। 7 - log 5 ये ऑब्वियस रॉन्ग आंसर है, क्योंकि अगर आप OH माइनस टोटल देखोगे तो आपको पता है कि OH माइनस फ्रॉम NaOH और प्लस OH माइनस फ्रॉम वाटर। देखिए यहां पे एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं बता रहे हैं, जैसे कि सीधे लोग ले लेते हैं OH माइनस तो आ रहा है 5 × 10⁻7 m, और इसे ले लेते हैं 10⁻7। ये गलत है, ये गलत अप्रोच। क्यों है गलत? कॉमन आयन इफेक्ट, लीच-एडल प्रिंसिपल। आप समझते हो कि जैसे देखिए H2O का डिसोसिएशन जब कुछ नहीं इसमें ऐड किया हुआ है तो 10⁻7 था। अगर हम इसमें पहले से अगर हम इसमें 5 × 10⁻7 m ऐड किए हुए हैं तो लीच-एडल प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी चीज को ऐड करेंगे तो फिर सप्रेस करेगा, मतलब इसका डिसोसिएशन जो है 10⁻7 m नहीं होने जा रहा। तो ये गलती मत कीजिएगा कि डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। आपको जब निकालना होगा एग्जैक्टली इस तरह के सवाल में, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको प्रोसीड करना पड़ेगा, आपको जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमने बताया था उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो पहली बात तो ये नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होना है। अब OH माइनस के लिए तो पीएच दिए नहीं है, इसका मतलब आंसर होगा नन। अगर हम आपको एग्जैक्ट निकाल के बताएं तो आप देखोगे ऐसा है, जो आप समझ रहे होगे। अभी हमने आपको बताया था क्या एग्जैक्ट तरीका होगा। इसको 0, इसको 5 × 10⁻7, इसको अगर हम x मान ले तो 5 × 10⁻7 प्लस x, और ये हो जाएगा आपका कितना, एक्सेस है, और ये एक्सेस माइनस x। तो अगर आप KW विल बी लिखोगे तो h + OH माइनस, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना, 10⁻14 विल बी इक्वल टू x 5 × 10⁻7 प्लस x। अब अगर आप इससे आगे बढ़ते हो तो हो जाएगा आपका x² प्लस 5 × 10⁻7x और माइनस 10⁻14 बराबर 0। तो x का वैल्यू आपका आएगा -5 × 10⁻7 प्लस √b² हो जाएगा 25 और प्लस 4
इंटू 10⁻14 डिवाइड बाई 2। जैसा आप देख सकते हो √29 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 का इंटू 10⁻7, यही जो है आपका H प्लस कंसंट्रेशन हुआ। तो H प्लस कंसंट्रेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये है मतलब pH होगा, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। मतलब इस केस में जहां पर आपको H प्लस मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ के कंपेरेबल होगा, आपको एग्जैक्टली निकालने के लिए कितना एग्जैक्ट वैल्यू होगा निकालने के लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो इस तरह से कि 7 होना नहीं है, एग्जैक्टली इसी से भी नहीं आएगा, एग्जैक्टली इससे नहीं आएगा, तो ये सब होना नहीं है, मतलब आंसर डन होगा। ये श्योर है कि इसमें बेस डाला हुआ है तो पीएच क्या होगा, 7 से थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा कितना, थोड़ा ज्यादा इतना आएगा 7 अब प्लस, अब अगर पीएच होगा तो 7 माइनस लॉग इससे आएगा, थोड़ा सा डालो इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि बेस ऐड किया। बेस ऐड करने का मतलब है कि पीएच स्लाइटली 7 से ज्यादा आंसर होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होना है 7 प्लस लॉग 5, बिकॉज वो आंसर डायरेक्ट इसी से लिया हुआ है, जो कि नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करा करेंगे। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग आपको वीक एसिड और वीक बेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाएंगे।